नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 6 एक टोकरी भर मिट्टी के प्रश्न उत्तरों का पार्ट 2 करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट दोनों में ही मिल जाएगा। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है कहानी की रचना से संबंधित। यह सुनकर वृद्धा ने कहा, महाराज नाराज ना हो तो। इस पंक्ति में लेखक ने जानबूझकर वृद्धा की कही बात को अधूरा छोड़ दिया है। बात को अधूरा छोड़ने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर किया गया है। इस प्रकार के वाक्यों और प्रयोगों से कहानी का प्रभाव और बढ़ जाता है। अनेक बार कहानी में नाटकीयता लाने के लिए भी इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। आपको इस कहानी में ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देगी। उन्हें अपने समूह के साथ मिलकर ढूंढिए और उनकी सूची बनाइए। तो इस कहानी में जो भी आपको विशेषताएं नजर आई हैं, उन्हें आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो जैसे पहली विशेषता संवादात्मकता। कहानी पात्रों के संवादों के जरिए आगे बढ़ती है। ठीक है। दूसरी विशेषता भावात्मकता। वृद्धा के दुख, पोती के प्रेम, जमींदार के पश्चाताप में गहरी भावनाएं छिपी हैं। तीसरी नाटकीयता। टोकरी का ना उठ पाना, अधूरे वाक्य और अंत में जमींदार का परिवर्तन या हृदय परिवर्तन कह सकते हैं आप। ठीक है, जो भी बदलाव उसमें आया। अगली विशेषता है वर्णनात्मकता। झोपड़ी, महल, वृद्धा की हालत, पुरानी यादों का चित्रण किया गया है कहानी में। अगली विशेषता है चरित्र चित्रण। वृद्धा का दृढ़ और प्रेमपूर्ण स्वभाव, पोती की मासूम जिद, जमींदार का पहले घमंडी फिर पश्चातापी होना। अगली विशेषता है प्रश्नोत्तरी शैली। वृद्धा के कथन में प्रश्नों के माध्यम से नैतिक सीख दी गई है। ठीक है, तो ये हैं विशेषताएं। अब अगला प्रश्न देखिए, इस कहानी की कुछ विशेषताओं को नीचे दिया गया है। इनके उदाहरण कहानी से चुनकर लिखिए। तो ये दी गई हैं विशेषताएं। जैसे पहली विशेषता दी गई है प्रश्नोत्तर शैली। कहानी में ऐसे प्रश्न हैं जो पाठक को सोचने पर विवश कर देते हैं। तो कहानी में से हमें उदाहरण यहाँ पर छांटकर लिखना है। तो आप उस विशेषता के सामने ये वाला लिख सकते हैं उदाहरण। आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न किया गया है। ठीक है, तो उस विशेषता के सामने आप ये लिख सकते हैं। फिर दूसरी विशेषता है वर्णनात्मकता। लेखक ने जगहों और भावनाओं का ऐसा चित्र खींचा है कि पाठक दृश्य को देख सकता है। तो उसका उदाहरण आप यहाँ से ले सकते हैं। उस झोपड़ी में उसका ऐसा कुछ मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना ही नहीं चाहती थी। ठीक है, तो ये हो गया दूसरी विशेषता का उत्तर। अगली विशेषता भावात्मकता। कहानी में करुणा, पछतावा और प्रेम जैसे गहरे भाव दिखते हैं। तो उस विशेषता का उदाहरण यहाँ दिया है। जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरी विशेषता का कहानी में से उदाहरण। अगली विशेषता है संवादात्मकता। पात्रों के संवादों से कहानी आगे बढ़ती है और प्रभावी बनती है। तो इसका उदाहरण भी हम कहानी से लेंगे। तो यहाँ पर दिया गया उदाहरण, महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। तो ये हो गया चौथी विशेषता का उदाहरण। ठीक है, अगली विशेषता नाटकीयता। कुछ दृश्य इतने प्रभावशाली हैं कि वे नाटक जैसे लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जमींदार का टोकरी उठाने में असफल होना और वृद्धा का कटाक्ष भरा उत्तर। कि जब जमींदार जो है वो टोकरी उठाने में असफल हो गया और उसके बाद फिर जो वृद्धा ने उसे उत्तर दिया।
जिससे उसका हृदय परिवर्तन हुआ। तो वो कैसा लगता है दृश्य? नाटक की तरह लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस उत्तर को लिख सकते हैं। फिर अगली विशेषता देखिए, चरित्र चित्रण। पात्रों के गुण, स्वभाव और मन की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखती है। तो इस विशेषता के लिए आप उदाहरण लिख सकते हैं कि जैसे वृद्धा का गुण बताए गए हैं कि दृढ़ थी, स्नेही थी, पोती, घर से लगाव था उसे, मासूम बच्ची थी, और जमींदार पहले घमंडी था, फिर पश्चातापी, और उसका बाद में क्या हुआ? हृदय परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन विशेषताओं के कहानी में से ही उदाहरण लिखने हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, शब्दकोश का उपयोग। आप जानते ही हैं कि हम शब्दकोश का प्रयोग करके शब्दों के विषय में अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे कुछ शब्दों के अनेक अर्थ शब्दकोश से चुनकर दिए गए हैं। इन शब्दों के जो अर्थ इस कहानी के अनुसार सबसे उपयुक्त हैं, उन पर घेरा बनाइए। तो ये वाक्य दिया गया है और यहाँ पर रेखांकित शब्द का हमें अर्थ दिया गया है। रेखांकित शब्द जैसे कि श्रीमान, ठीक है, जिसके नीचे रेखा लगी हुई है। तो पहला वाक्य देखते हैं, श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तो यहाँ पर श्रीमान का अर्थ क्या है? ये दिए गए हैं, धनी, शोभायुक्त, शोभावान, संपत्तिशाली, संपन्न पुरुषों के नाम के पूर्व आदर सूचनार्थ लगाया जाने वाला शब्द। तो इसका जो सबसे सही अर्थ है वो है कि पुरुषों के नाम के पूर्व आदर सूचनार्थ लगाया जाने वाला शब्द। ठीक है, दूसरा देखिए वाक्य, पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। तो यहाँ पर हमें कन्या का बताना है। अविवाहित लड़की होता है, एक राशि का नाम लड़की या बड़ी इलायची, तो इसका अर्थ है अविवाहित लड़की। अगला देखिए, जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। तो यहाँ पर महल का हमें अर्थ बताना है, राजा या रईस आदि के रहने का बहुत बड़ा और बढ़िया मकान, प्रासाद, अंतपुर, पत्नी उतरने की जगह। तो सही अर्थ क्या है? राजा या रईस आदि के रहने का बहुत बड़ा और बढ़िया मकान। अगला वाक्य, वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। तो इसका क्या अर्थ होगा? काल, बहुत अधिक समय, सौभाग्य का समय, संसार, जगत, राज्य काल, अवधि, युग, कार्यकाल, विलंब, देर या अतिकाल। तो सही अर्थ क्या है इसका? जमाने से, यानी कि बहुत अधिक समय से। ठीक है, अगला देखिए, यह उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। तो यहाँ पर हमें आधार का अर्थ बताना है, सहारा, आलंबन, पात्र या नाटक, नींव, बांध, नहर, संबंध, बर्तन, परिस्थितियां, अधिष्ठान, आश्रय देने वाला, पालन करने वाला। आधार का अर्थ कहानी में क्या है? सहारा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, भावों की पहचान। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी। कहानी की इस पंक्ति से कौन कौन से भाव प्रकट हो रहे हैं? सही पहचाना, इस पंक्ति से पश्चाताप और क्षमा के भाव प्रकट हो रहे हैं। कौन सी पंक्ति से? कि कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी, यानी कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, पछतावा हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। ठीक है, अब नीचे दी गई पंक्तियों में प्रकट हो रहे भावों से उनका मिलान कीजिए। ठीक है, तो पहली पंक्ति है, वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? तो यहाँ पर हो रहा है लज्जा का और पछतावे का भाव। ठीक है, दूसरी पंक्ति देखिए, वृद्धा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। तो यहाँ पर बोध और आत्मज्ञान। ठीक है, तो इससे होगा इसका मिलान। अगली पंक्ति, उनके मन में कुछ दया आ गई। तो इसका मिलान किससे होगा? दया का भाव जहां पर है, करुणा, दया। ठीक है, चौथी पंक्ति देखिए, इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। तो ये है आस्था, विश्वास। तो इसका मिलान इससे होगा।
अगला देखिए, महाराज क्षमा करें तो एक विनती है, विनय विनम्रता, तो इसका मिलान इससे होगा। अगला देखिए, अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। तो इस पंक्ति से कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? तो इस पंक्ति से ममता और स्नेह का, ठीक है, तो ये इससे होगा इसका मिलान। अगला देखिए, जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। तो इससे कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? इसका मिलान होगा इससे अहंकार और घमंड, ठीक है। अगला देखिए, उस झोपड़ी में उसका मन ऐसा कुछ लग गया था कि बिना मरे वहां से निकलना ही नहीं चाहती थी। तो इस पंक्ति से कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? ये है जुड़ाव और मोह का भाव, ठीक है। अगला देखिए, जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती। तो कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है इस पंक्ति से? दुख और पीड़ा का, ठीक है। अगला देखिए, बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। तो इससे कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? क्रूरता और अन्याय का। तो इस तरह से आपको इन पंक्तियों का मिलान उनके भावों से करना है। अब अगला प्रश्न है वाक्य विस्तार। वृद्धा पहुंची, यह केवल 2 शब्दों से बना एक वाक्य है, लेकिन हम इस वाक्य को बड़ा भी बना सकते हैं। वह वृद्धा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। अब बात कुछ अच्छी तरह समझ में आ रही है, किंतु इसी वाक्य को हम और विस्तार भी दे सकते हैं, जैसे थकी हुई आंखों और कांपते हाथों में टोकरी लिए वृद्धा धीरे धीरे दरवाजे पर पहुंची। यानी कि इस वाक्य को कई तरीके से लिख सकते हैं, हम विस्तार से लिख सकते हैं, वाक्य को विस्तार दे सकते हैं, बड़ा करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब यह वाक्य अनेक अर्थ और भाव व्यक्त कर रहा है। अब इसी प्रकार नीचे दिए गए वाक्यों का कहानी को ध्यान में रखते हुए विस्तार कीजिए। प्रत्येक वाक्य में लगभग 15-20 शब्द हो सकते हैं। जैसे एक झोपड़ी थी, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, हरे भरे पेड़ों के बीच एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी जिसमें एक गरीब वृद्धा अकेली रहती थी। यानी कि इस छोटे से वाक्य को आपने विस्तार से यानी बड़ा करके लिख दिया, ठीक है। अगला देखिए, श्रीमान टहल रहे थे। सुबह की ठंडी हवा में श्रीमान धीरे धीरे आंगन में टहल रहे थे और इधर उधर का नजारा देख रहे थे। अगला वाक्य देखिए, वह खाने लगेगी। थाली में गरम गरम रोटियां और सब्जी देखकर वह बड़े चाव से बैठ गई और खाने लगी। अगला, वृद्धा भीतर गई। अचानक तेज हवा चलने लगी और वृद्धा झोपड़ी के भीतर गई और दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। अगला देखिए, आगे बढ़े। रास्ता सुनसान था, फिर भी वे हिम्मत करके आगे बढ़े और नदी के किनारे तक पहुंच गए। तो इसे कहते हैं वाक्य विस्तार, कि वाक्य को बड़ा करके लिखना, विस्तार रूप में लिखना। अब अगला प्रश्न देखिए, संवाद फोन पर। कल्पना कीजिए कि यह कहानी आज के समय की है। जमींदार वृद्धा की पोती को समझाना चाहता है कि वह जिद छोड़ दे और भोजन कर ले। उसने पोती को फोन किया है। अपनी कल्पना से दोनों की बातचीत लिखिए। तो हमें जमींदार और पोती की बातचीत लिखनी है कल्पना के आधार पर। तो जमींदार कहता है, हेलो बेटा, सुना है तुम खाना नहीं खा रही हो, क्यों? पोती कहती है, अंकल मैं अपने पुराने घर में ही खाना खाऊंगी जहां दादी का चूल्हा है। जमींदार कहता है, बेटा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सेहत जरूरी है, पहले खाना खाओ फिर घर के बारे में सोचेंगे। पोती कहती है, सच में सोचेंगे? जमींदार, हाँ बेटा, वादा रहा। पोती, ठीक है अंकल, मैं खाना खा लूंगी। फिर अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि जमींदार और उसका कोई मित्र वृद्धा की झोपड़ी हथियाने के बारे में मोबाइल पर लिखित संदेशों द्वारा चर्चा कर रहे हैं। मित्र उसे समझा रहा है कि वह झोपड़ी न हड़पे। उनकी इस लिखित चर्चा को अपनी कल्पना से भाव मुद्रा इमोजी के साथ लिखिए।
जैसे आप व्हाट्सएप पर टाइप करते होंगे तो उसमें कुछ इमोजीज भी आप भेजते होंगे, है ना, हंसने के, रोने के। तो उन्हीं का प्रयोग करते हुए हमें जमींदार और उसके मित्र की बातचीत को लिखना है। ठीक है, तो 2 लाइनें आपको उदाहरण के रूप में दी गई हैं। मित्र कहता है, इस विचार को छोड़ दो, तुम्हें आखिर किस बात की कमी है। ठीक है, और ये रहा इमोजी। फिर जमींदार कहते हैं, मुझे तुमसे उपदेश नहीं सुनना है। फिर मित्र कहता है, अरे यार, उस बेचारी वृद्धा की झोपड़ी क्यों लेना चाहते हो। जमींदार, मेरे महल का अहाता बढ़ जाएगा, अच्छा लगेगा। मित्र, लेकिन वह कई सालों से वहीं रह रही है, उसका घर मत छीनो। जमींदार, यह तो मेरा हक है, जो चाहूं करूं। फिर मित्र कहता है, हक से पहले इंसानियत आती है। जमींदार, शायद तुम सही कह रहे हो, सोचते हुए। ठीक है। मित्र, तो फिर झोपड़ी में उसे रहने दो, मुस्कुराते हुए। ये इमोजी देख रहे हैं आप। ठीक है। फिर जमींदार कहता है, ठीक है, मैं अपना मन बदलता हूँ, और दोनों हाथ मिलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको उन दोनों की बातचीत लिखनी है और साथ में इन इमोजीज का भी प्रयोग करना है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, पोती की भावनाएं। मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। कहानी में वृद्धा की पोती एक महत्वपूर्ण पात्र है, भले ही उसका उल्लेख केवल 1-2 पंक्तियों में ही हुआ है, कि भले ही उसके बारे में केवल 1-2 पंक्तियों में ही बताया गया है। कल्पना कीजिए कि आप ही वह पोती हैं, आपको अपने घर से बहुत प्यार है। अपने घर को बचाने के लिए जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए। ठीक है, तो आपको अपने घर को बचाने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सेवा में जिलाधिकारी महोदय, यहाँ पर आपको जिले का नाम लिखना है और विषय क्या हुआ? मेरे घर को बचाने के लिए निवेदन। तो आप लिखते हैं, पत्र महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं एक 5 वर्ष की बच्ची हूँ और अपनी दादी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती हूँ। यह झोपड़ी मेरे माता पिता की यादों का सहारा है। यही मेरा जन्म हुआ, यही मैंने अपने जीवन के सबसे अच्छे पल बिताए हैं। अब हमारे पड़ोसी श्रीमान जमींदार इसे अपने महल में मिलाना चाहते हैं। महोदय, मैं अपने घर से बहुत प्यार करती हूँ। यदि यह मुझसे छिन गया तो मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं बचेगी। कृपया मुझे और मेरी दादी को इस झोपड़ी में रहने की आज्ञा दे दीजिए। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। आपकी आभारी, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर दिनांक यानी तिथि, डेट, और यहाँ पर स्थान। ठीक है, इस तरह से आपको जिलाधिकारी को पत्र लिखना है। फिर अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि वृद्धा की पोती दैनंदिनी डायरी लिखा करती है। दैनंदिनी का क्या अर्थ है? डायरी। कहानी की घटनाओं के आधार पर कल्पना कीजिए कि उसने अपनी डायरी में क्या लिखा होगा। स्वयं को पोती के स्थान पर रखते हुए वह दैनंदिनी लिखिए। उदाहरण के लिए, मेरी दैनंदिनी। ठीक है, जैसे 2 मई को मान लीजिए आप लिख रहे हैं कि आज दादी घर पर आई तो बहुत परेशान थी। मैंने बहुत पूछा, उन्होंने बताया कि हमारा घर अब हमारा नहीं रहा। जमींदार अंकल ने झोपड़ी अपने महल में मिलाने का फैसला कर लिया है। फिर आगे आप लिखते हैं कि मुझे अपना घर बहुत प्यारा है, यहीं मैं खेलती हूँ, यहीं मम्मी पापा की यादें हैं। मैंने दादी से कहा कि मैं इस घर के बिना रोटी नहीं खाऊंगी। दादी ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मेरा मन नहीं माना। शाम को दादी टोकरी लेकर पुराने घर गई। जब वे लौटी तो उनके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा कि अब हम फिर से अपने घर में रहेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई। आज मैं इतने दिनों बाद रोटी खाऊंगी। तो इस तरह से आपको डायरी लिखनी है। फिर अगला प्रश्न है पाठ से आगे। आपकी बात। कहानी में वृद्धा की पोती अपने घर से बहुत प्यार करती थी। आपके घर से अपने लगाव का अनुभव बताइए। तो उत्तर है, मेरे घर से मेरा गहरा लगाव है, क्योंकि इसमें मेरे बचपन की अनगिनत यादें बसी हैं। सभी को अपना घर प्यारा होता है ना? तो आपको भी इस प्रश्न के उत्तर में अपने घर से जुड़ी बातें लिखनी है कि आपको अपने घर से कितना प्यार है, कितना लगाव है। यही मैंने परिवार के साथ हंसी खुशी के पल बिताए, त्योहार मनाए और कठिन समय में सबका साथ पाया।
मेरा घर मुझे सुरक्षा, अपनापन और स्नेह का एहसास देता है। फिर अगला प्रश्न है, क्या कभी आपको किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति से इतना लगाव हुआ है कि उसे छोड़ना मुश्किल लगा हो? अपना अनुभव साझा कीजिए। तो उत्तर है हाँ, एक बार हमारी पुरानी पाठशाला को तोड़ा जा रहा था। पाठशाला यानी विद्यालय को, ठीक है। वहां मैंने पढ़ाई की थी और दोस्तों के साथ खेला था, इसलिए उससे बिछड़ना बहुत कठिन लगा। उस जगह से जुड़ी यादें आज भी मेरे मन में हैं। फिर अगला प्रश्न है, कहानी में जमींदार अपने किए पर पश्चाताप कर रहा है। क्या आपने कभी किसी को उनके किए पर पछताते हुए देखा है? उस घटना के बारे में बताइए। यह भी बताइए कि उस पश्चाताप का क्या परिणाम निकला, यानी क्या नतीजा निकला। परिणाम यानी नतीजा। मैंने एक बार देखा कि एक मित्र ने किसी से कठोर शब्द कह दिए। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। माफी से रिश्ते फिर से मधुर हो गए और मन का बोझ भी हल्का हो गया। अगला प्रश्न देखिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम गुस्से या अहंकार में किया हो और बाद में पछताए हो? फिर आपने क्या किया? उस अनुभव से आपने क्या सीखा? तो उत्तर है, एक बार मैंने गुस्से में अपने छोटे भाई का खिलौना तोड़ दिया, लेकिन बाद में मुझे पछतावा हुआ। फिर मैंने उससे माफी मांगी और नया खिलौना लाकर दिया। उस अनुभव से मैंने सीखा कि गुस्से में लिया निर्णय निर्णय यानी फैसला हमेशा गलत हो सकता है, इसलिए धैर्य जरूरी है। अगला प्रश्न, न्याय और समता। कहानी में आपने पढ़ा कि एक जमींदार ने लालच के कारण एक स्त्री का घर छीन लिया। क्या आपने किसी के साथ ऐसा अन्याय देखा, पढ़ा या सुना है? उसके बारे में बताइए। तो उत्तर है, मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि एक व्यापारी ने अपने मजदूरों को उचित वेतन नहीं दिया। यह उनके साथ अन्याय था। काम तो करवा लिया लेकिन उन्हें सैलरी नहीं दी, है ना, क्योंकि उसने मेहनत के बदले उनका हक छीन लिया। फिर अगला प्रश्न, ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं? आपके आसपास के लोग क्या-क्या कर सकते हैं? तो उत्तर है, ऐसी स्थिति में हम पीड़ित व्यक्ति की बात सुनकर उसकी मदद कर सकते हैं, जिसके साथ अन्याय हुआ हो। पीड़ित व्यक्ति यानी कि जिसके साथ अन्याय हुआ है। प्रशासन को सूचित कर सकते हैं और समाज में न्याय के लिए आवाज उठा सकते हैं। हमारे आसपास के लोग भी मिलकर ऐसे मामलों में सहयोग दे सकते हैं। फिर अगला प्रश्न, सच्ची शक्ति दया और न्याय में है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो उत्तर है, सच्ची शक्ति दया और न्याय में ही है, क्योंकि बल से यानी शक्ति से लोग जो है डर सकते हैं। ताकत से बल से अगर हम कोई काम बल से करवाते हैं, किसी से जबरदस्ती करवाते हैं, तो लोग डर सकते हैं। लेकिन दया और न्याय से उनका विश्वास और सम्मान मिलता है। जो व्यक्ति न्यायप्रिय और दयालु होता है वही सच्चा शक्तिशाली कहलाता है। अगला प्रश्न, घर घर की कहानी। क्या आपको अपने घर की कहानी पता है? उसे कब बनाया गया, कैसे बनाया गया, उसे बनाने के लिए कैसे कैसे प्रयास किए गए? चलिए अपने घर की कहानी की खोजबीन करते हैं। तो उत्तर, मेरे घर की कहानी मेरे दादाजी से शुरू होती है। उन्होंने कई साल पहले थोड़ी थोड़ी बचत करके यह घर बनवाया। परिवार ने मिलकर ईंट, लकड़ी और सीमेंट का इंतजाम किया। यह घर न केवल रहने की जगह है, बल्कि हमारे पूरे परिवार की मेहनत, सपनों और प्रेम का प्रतीक है। फिर आगे, अपने घर के बड़े बूढ़ों से उनके बचपन के घरों के बारे में साक्षात्कार लीजिए, यानी उनका इंटरव्यू लीजिए। आज आप जिस घर में रह रहे हैं उसमें वे कब से रह रहे हैं, इसमें आने के पीछे क्या कहानी है, इसके बारे में भी बातचीत कीजिए। कक्षा में अपनी अपनी कहानियां साझा कीजिए। कि आप अपने घर के बड़ों से, अपने दादा दादी, नाना नानी से पूछ सकते हैं कि आप इस घर में कब से रह रहे हो, आपके बचपन का घर कैसा था और इस घर में आने की क्या कहानी है। ठीक है, तो जैसे आप अपने दादाजी से बातचीत कर रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, तो आप कह रहे हैं, दादाजी आपके बचपन का घर कैसा था? तो आपके दादाजी कहते हैं, बेटा
मेरा बचपन का घर मिट्टी और लकड़ी से बना था, जिसकी छत पर खपरैल लगी हुई थी। सामने छोटा सा आंगन था और पीछे सब्जी का बगीचा था। फिर आप कहते हैं, हम जिस घर में अभी रहते हैं उसमें आप कब से रह रहे हैं? दादाजी कहते हैं, इस घर में हम करीब 25 साल पहले आए थे। फिर आप कहते हैं, यहाँ आने की कोई खास वजह? दादाजी, हाँ, पुराने घर की हालत बहुत खराब हो गई थी और परिवार बड़ा हो गया था, इसलिए पक्का मकान बनाने का फैसला किया ताकि सभी आराम से रह सके। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आज की पहेली। नीचे दिए गए अक्षरों से सार्थक शब्द बनाइए। तो ये जो हमें अक्षर दिए हुए हैं, इनसे हमें ऐसा शब्द बनाना है जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। ठीक है, सार्थक का अर्थ होता है ऐसा शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। जैसे हमें दिए गए हैं अक्षर त, क, र, ई, ओ। ठीक है, तो इन अक्षरों से क्या बना? टोकरी। उसी तरह से य, आ, द, इसको मिलाकर क्या बनेगा? याद। ठीक है, इन अक्षरों को मिलाने से बनेगा व, की, ल। ठीक है, और नंबर 4 में इन अक्षरों को मिलाने से बनेगा झोपड़ी। अगला देखिए, इन अक्षरों से हम क्या बना सकते हैं? जमींदार। जमींदार। और अगले अक्षर देखिए, इनसे हम बना सकते हैं इकलौता। ठीक है, ई, क, लो, ता। ठीक है, अगला प्रश्न है खोजबीन के लिए। ठीक है, ये प्रश्न आपको स्वयं करना है। तो ये थे पार्ट 6, एक टोकरी भर मिट्टी के प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।